अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं पहले भी अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में अपना छोटा सा तारुफ देता हूं उन दोस्तों के लिए जो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे पहले। ज़ाहिर है आपका भी हक बनता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं। आपने जब केस देना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब की एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है और वो कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और लाहौर की मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, सिविल की प्रैक्टिस है। फैमिली और फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी प्रैक्टिस जो कोर्ट लिटिगेशन है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी लिटिगेशन, और तकरीबन 13 साल से मैं लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके अलावा हाई कोर्ट में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो नीचे से ट्रायल के केसेस ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं वो केसेस भी डील करता हूँ। और इसके अलावा टैक्स के, NIRC के, लेबर से रिलेटेड जो हैं, सर्विस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी मैं डील करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ उन दोस्तों के लिए जो मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी इस हवाले से है कि अगर कोई किराएदार जो कि किसी जगह पर रह रहा है वो उसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है तो क्या उसको उस जगह से बेदखल किया जा सकता है या नहीं। और अगर वो जो बेचने वाला है वो इनकारी हो जाता है तो क्या जो टेनेंट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकता है या नहीं, और फिर उसका क्या फेट होगा। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे माशरे के कुछ जो शर पसंद अनासर होते हैं और इसमें बहुत सारे पढ़ी लिखी फैकल्टी के लोग भी शामिल हैं और कुछ कब्ज़ा ग्रुप शामिल हैं जो कि इस तरह के कमज़ोर लोगों का या अनपढ़ लोगों का, मासूम लोगों का, उनकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी पर किराएदार के तौर पर रहना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि मालिक मकान की अपनी वर्थ कितनी है, उसकी माली वर्थ कितनी है, उसकी मैन पावर कितनी है, उसके वारसान कितने हैं, और इन सब चीज़ों का जिस वक्त वो असेसमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर देते हैं और उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। और यही वजह है कि कानून जो है वो दिन ब दिन इन चीज़ों को सामने रखते हुए अदालतें जो हैं वो अपने फैसले जो हैं वो बदलती हैं। क्योंकि पहले लोग ऐसे ही किया करते थे कि किसी भी प्रॉपर्टी पर किराएदार के तौर पर रहते थे और उसके बाद वहाँ पर अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते थे, उसकी कोई बेटी से शादी कर लेते थे, या अगर वहाँ पर रहने वाली कोई लड़की है तो वो उसके बेटे से शादी कर लेती थी, या किसी बड़े बुजुर्ग को एतमाद में लेकर किसी तरीके से उनके जो सिग्नेचर हैं उनको कॉपी कर लेते थे। फिर उसके बाद एक फेक डॉक्यूमेंट बनाते थे और उसके बाद बतौर किराएदारी रहना शुरू कर देते थे जब तक उनको मुनासिब मौके की तलाश में रहते थे कि जब भी कोई मुनासिब मौका मिले तो हम ये डॉक्यूमेंट जो है वो सरफेस पे ले आए, वो सबको दिखा दें कि ये हमने परचेज कर ली हुई है। उसके बाद अदालत में दावा दायर कर देते थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि जनाब हम पैसे देते हैं, ये लेते नहीं। उसमें से जितने पैसे उनके पास हैं उतने शो कर दिए कि इतने ही हमने देने थे, बकाया हम दे चुके हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए जिसके बाद अदालतें अब इस नतीजे पर पहुंची हैं। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी भी इसी हवाले से है जिसकी साइटेशन है 2011 SCMR पेज 320। इस मुकदमे में भी ऐसे हुआ। अब जब भी कोई मुकदमा होता है एक फरीक तो ज़रूर गलत होता है और बहुत सारे लोगों के किसी भी कानून या जो इखलाकियात है उसका नाजायज़ फ़ायदा जब कोई उठाते हैं तो फिर कानून हरकत में आता है और फिर कुछ ऐसी लिमिटेशन लग जाती हैं जो कि पहले से मौजूद लोग उसका अच्छे तरीके से भी फ़ायदा उठा रहे होते थे, वो भी उससे हाथ धो बैठते हैं। इस मुकदमे में भी ऐसे ही हुआ। एक किराएदार ने जो कि उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, किसी प्रॉपर्टी में रह रहा था, उसने एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया कि इस शख्स ने, जो कि इस प्रॉपर्टी का मालिक था, जो कि उसका मालिक मकान था, उसने मुझे ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है। अब कोर्ट ने तो यही होल्ड किया कि ये डॉक्यूमेंट फेक था। अब वल्लाह आलम, हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो सकता है मालिक मकान ने उसके अंदर कोई इस तरह का हेर फेर किया हो कि अपने सिग्नेचर जो है वो डबल करके, या कोई और हैंड राइटिंग शो की हो, या हो सकता है उसने पैसे उसको ना पूरे दिए हों। जो भी मामला बना हो,
जब मालिक मकान को इस बात का पता चला कि ये शख्स जो है क्लेम कर रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ, तो उसने उसको कहा कि भाईजान आप ये मकान खाली कर दें। उसने कहा जी मैं मकान खाली कर दूंगा, या उसने कहा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका मालिक बन गया हूँ, वल्लाह आलम, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। उसके बाद उसने उसके अगेंस्ट एविक्शन पिटीशन फाइल कर दी, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर दी कि इस शख्स को इस जायदाद से बेदखल किया जाए क्योंकि ये इस जायदाद का मालिक मैं हूँ और ये किराया मुझे पे नहीं कर रहा, और इसी वजह से इसको इस जायदाद से बेदखल किया जाए। अब जिस वक्त भी इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल होती है तो मालिक मकान के जवाब में, उसकी एविक्शन पिटीशन के जवाब में किराएदार अपनी लीव टू डिफेंड जो है वो सबमिट करता है कि मुझे इस दावे को लड़ने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट कुछ ग्राउंड्स देखते हुए कि इसको लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं, या स्ट्रेट वे चूँकि इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है किराए में, या इसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, या इसने जो कि रेंट एग्रीमेंट था उसकी जो शिक है उनको वायलेट किया है, तो इसलिए मैं इसको लीव टू डिफेंड नहीं दूंगी, या फिर उसको लीव टू डिफेंड अलाउ कर देती है। इस केस में उसको लीव टू डिफेंड अलाउ कर दी। जब लीव टू डिफेंड अलाउ हुई तो उस शख्स ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर कर दिया कि मैंने इस शख्स को सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद डिस्पोजेशन के इसको इस प्रॉपर्टी से भी बेदखल किया जाए मालिक मकान को, क्योंकि इसने ये प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट कर दी है, और इससे कहें कि ये बकाया पैसे ले और ये मेरे नाम पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करे। जिस वक्त उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दावा दायर कर दिया, वहाँ पर जाके स्टे भी ले लिया, कोर्ट ने स्टे दे दिया, और वो स्टे की कॉपी उसने जाके एविक्शन पिटीशन के केस में लगा दी कि मुझे स्टे मिल चुका है। कोर्ट ने एविक्शन पिटीशन चलाती रही और उसमें एविडेंस रिकॉर्ड जिस वक्त होने पर नौबत आई तो जो मालिक मकान था उसने एक एप्लीकेशन फाइल की कि जनाब इसको कहें कि रेंट जो है कोर्ट में डिपॉजिट करें। अब जिस वक्त भी इजेक्टमेंट पिटीशन चल रही हो तो आप रेंट डिपॉजिट ना करें तो आपकी इजेक्टमेंट पिटीशन अलाउ हो जाती है, यानी कि टेनेंट अगर रेंट डिपॉजिट नहीं करता तो इजेक्टमेंट पिटीशन इसी डिफ़ॉल्ट की बेस पर अलाउ हो जाती है। अब इस केस में जो बेसिक लकूना था वो ये था कि टेनेंट ने आकर पहले टेनेंसी एडमिट ज़रूर की थी। उसने कहा था मैं पहले टेनेंट था लेकिन बाद में ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, और अब मैंने चूँकि परचेज कर लिया लिहाजा मैं ये रेंट नहीं दे सकता, मैं ये देने का पाबंद नहीं हूँ। अदालत ने उसकी ये बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा पहले तो ये साबित होगा ना कि आपकी टेनेंसी ख़त्म कैसे हुई। आपकी टेनेंसी आप कहते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू ख़त्म हुई, तो वो एग्रीमेंट टू सेल तो लैंडलॉर्ड जो है वो इनकार कर रहा है उससे, तो ये साबित तो ना हुआ। तो फिर जब तक आपने टेनेंसी ज़रूर एडमिट की है तो उस टेनेंसी के तहत आप किराया तो जमा करवाएं ना। उसने किराया देने से इनकार कर दिया और नतीजतन एविक्शन पिटीशन अलाउ हो गई। वो एविक्शन पिटीशन के अगेंस्ट अपील में गया, वो अपील खारिज हुई, वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी खारिज हुई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीव भी ग्रांट करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के बाद जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ राइट नहीं, एज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पहले लीव लेनी पड़ती है कि मेरा ये जो मैटर है ये इस काबिल है कि इसको सुना जाए और इसमें एक ऐसा लीगल फ्लॉ है जिसको सुप्रीम कोर्ट पूरा कर सकती है। तो वो एक लीव, एक इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आप डिमांड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले वो आपको लीव ग्रांट करती है, उसके बाद आपका मेन केस सुनती है। तो इस केस में अदालत ने उनकी लीव ही रिफ्यूज़ कर दी कि आप इस चीज़ की बेस पर कि मेरा इनके साथ सेल डीड एग्रीमेंट टू सेल हो गया था और मैंने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा भी दायर किया हुआ है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अब मुझे ये पोजेशन से डिस्पोजेस नहीं कर सकते, मुझे ये एविक्ट नहीं कर सकते। जब भी कोई किरायादार अपने मालिक मकान से प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो अगर तो मालिक मकान डिस्प्यूट नहीं करता और ख़ुद ही मकान से सामान उठाकर चला जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वहाँ से नहीं निकलता और किसी तरीके से उस एग्रीमेंट को डिस्प्यूटेड कर देता है तो फिर आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो जेन्युइन रहे, आपको उस प्रॉपर्टी से निकलना पड़ेगा और निकल के दोबारा आपको पोजेशन लेना पड़ेगा ताकि आपका वो जो एग्रीमेंट है वो जेन्युइन हो। आपका टेनेंसी ख़त्म हुई, आपने सामान बाहर निकाल लिया और उसके बाद आप उनको बाहर निकाल के ख़ुद दाखिल हुए, और अगर आपको वो दोबारा दाखिल नहीं होने देते
तो फिर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद पोजेशन करेंगे। टेनेंसी के दौरान आपने एग्रीमेंट किया है और डिस्पोजेशन मतलब आप वहाँ से बाहर नहीं निकले, तो मालिक मकान अगर नहीं निकलता तो आपके अगेंस्ट एविक्शन अलाउ हो सकती है। आपको ही उसी मकान से निकलना पड़ सकता है जो कि आपने ख़रीदा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी किराएदार है वो उस प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो रह रहे थे, तो मालिक मकान को वक़्त के साथ ही बाहर निकाल लें या फिर बाद में दावा दायर करें, खुद बाहर निकलना पड़ेगा, आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।